हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भारत और समकालीन विश्व प्रथम में कक्षा 9th अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति को आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने इसको जो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी और इसके बारे में कुछ जो है हम जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं भारत और समकालीन विश्व में, इसके बारे में मैंने आपकी जो पिछली वाली क्लास थी उसमें चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हम जो है विश्व से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे जो हैं युद्ध के बारे में, फ्रांस के जो युद्ध हुए थे, जो भी था आपका बेस जो था इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जो है हम आपका चैप्टर फर्स्ट जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसको शुरू करेंगे। हमने काफ़ी हद तक तो ये पढ़ चुके थे, इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये उस समय की फ्रांसीसी क्रांति की उस समय की घटना को बता रहा है कि 1789 की घटना है। उस समय सुबह का टाइम था, 14 जुलाई उस दिन की डेट थी, और जो नगर था वो पेरिस था। ठीक है, उस समय आतंक का माहौल यानी कि वहाँ का जो है जो स्थिति जो थी वो आतंक के समान थी। मतलब कि सब आतंक वाली भयावह जो थी वो उस समय की स्थिति थी। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोले चलाने का आदेश देने वाला है। तो उस समय जो हमें, जैसा कि मैं बता रही हूँ, जो आपकी पहले ही लाइन दे रखी है कि जो 1789 में सुबह का समय था और आतंक का माहौल था, तो आतंक का माहौल था। और उस समय क्या हो रहा था कि सम्राट ने यहाँ तक ये आदेश दे दिया था कि शहर में सेना जो है, सेना को शहर में घुसने के लिए आदेश दे दिया था कि आप शहर में जाओ। क्योंकि सेना तो अभी वर्तमान में हम जब प्रेजेंट टाइम में जब हम देखते हैं कि सेना कहाँ होती है, हमारी जो सरहद होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, एक देश से दूसरे देश पे जहाँ पर होते हैं, युद्ध होते हैं, वहाँ पर सेना होती है। लेकिन सम्राट ने तो शहर के अंदर ही जो है सेना को घूमने के लिए जो है आदेश दे दिया था। और अफवाह भी उस समय क्या फैलने लगी थी कि अगर कोई नागरिक दिखे तो उन पर गोले चला दी जाए। गोले चलाने का भी जो है, अब जब इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी तब वहाँ आतंक जैसा माहौल तो होगा, भयावह माहौल तो होगा, जब आम नागरिकों पर ही गोले चलाने का आदेश दे दिया जाता है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। जो पेरिस है, पेरिस में ही वहाँ पर स्थित एक टाउन हॉल है। ठीक है, तो जहाँ टाउन हॉल में ही क्या थे, वहाँ पर सारे जो भी पुरुष और स्त्री थे, तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री जो है सारे एकत्र हुए उस टाउन हॉल में, और उन्होंने निश्चित किया कि हम एक जनसेना का गठन करेंगे। जनसेना यानी कि जो आम लोग थे, वह आम लोग मिलकर ही अपनी सेना का गठन करना चाहते थे। उन्होंने ये सब ने मिलकर जो है निर्णय किया। ठीक है, हथियारों की खोज में वे बहुत सी सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब देखो, उन्होंने यह तो निश्चय कर लिया, टाउन हॉल में एकत्रित हो गए, और टाउन हॉल में एकत्रित होने के बाद में उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हम जो है जनसेना का गठन करेंगे, हम खुद ही अपनी सेना का गठन कर लेंगे। तो अब जनसेना का गठन हो रहा है, एक सेना बनने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सेना का एक मुख्य चीज़ होती है उनके हथियार। और हथियार जब हथियार ही नहीं होंगे सेना के पास में, तो सेना किस काम की। तो जब ये जनसेना का गठन कर रहे हैं, तो जनसेना के लिए उन्हें हथियारों की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सरकारी भवन थे वहाँ पर ज़बरदस्ती से घुसना जो है, उनके अंदर जाना, उन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया। हाँ, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो जो जनसेना के जो सैकड़ों लोग थे, वो पेरिस नगर का जो पूर्वी भाग था वहाँ चलने लगे, और वहाँ पर एक किला है, बास्तिल किला। वहाँ पर बास्तिल किला की जो जेल है उन्होंने वो तोड़ डाली। ठीक है, जहाँ से गोला बारूद मिलने की जो उन्हें लगा कि वहाँ पर गोला बारूद हैं, तो उन्होंने बास्तिल किले की जो जेल है वह तोड़ दी। ठीक है, हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये जनसेना का उन्होंने आम जो इंसान थे, जो सामान्य जो नागरिक थे, उन्होंने जनसेना का गठन किया। हथियारों की उनको आवश्यकता थी, और इन्हीं हथियारों की आवश्यकता और उनकी खोज के लिए उन्होंने बास्तिल किले की जेल को तोड़ा। और इन्हीं हाथापाई में उन्होंने क्या किया, बास्तिल का जो कमांडर जो था वो उस भागदौड़ में या उसी जो हाथापाई में शस्त्र की लड़ाई में वह मारा गया, कमांडर जो था बास्तिल का। और कैदी जो है छुड़ा लिए गए।
अब मैंने कहा कि बास्तिल किले पर वो जबरन घुसे हैं, तो बास्तिल किले में वो जेल को जो उन्होंने तोड़ा, तो वहाँ पर जितने भी कैदी थे वह सारे छुड़ा लिए गए, वो मतलब कि भाग गए वहाँ से। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट वो जो जेल में जो कैदी थे वो 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। देखो, सम्राट जो था निरंकुश था, ठीक है, तो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, मतलब उसके द्वारा कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जा रहे थे उस समय के सम्राट से, ठीक है। तो ऐसा सम्राट होने के कारण बास्तिल किला जो था लोगों की घृणा का केंद्र था, यानी कि लोगों को वहाँ की जो है वहाँ के सम्राट से भी क्या हो रही थी, घृणा हो रही थी। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस और बतार स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। और इसी घृणा को लेते हुए उनके अंदर के गुस्से के कारण उन्होंने उस जो बास्तिल किला था उसको ही क्या किया, ढहा दिया, तोड़ दिया, और वहाँ से जो भी अवशेष मिले ना उनको, तो उन अवशेषों को उन्होंने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। जब इस तरह की आतंक वाली स्थिति या इस तरह की हथियारों को लेने की, छुड़ाने की, कब्जा करने की, बास्तिल जैसे किले को तोड़ने की इस तरह की क्रियाविधि चल रही थी, तब लोगों में अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जो संघर्ष की जो है क्षेत्र बढ़ने लगा। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, ठीक है। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जो हम क्रांतियाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी, कौन कौन सी जो है हम इसमें कौन कौन सी जो है हम जो भी आपकी क्रांतियाँ रहती हैं, वो क्रांतियाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो कौन कौन सी क्रांतियाँ रहती हैं और उन क्रांतियों की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत का जो हम बेस पढ़ रहे हैं वह यही था कि इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं फ्रांस में, जिससे जो है क्रांति का उद्भव जो है ऐसी स्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसी जो है शुरुआती दौर में ऐसी चीज़ें देखी गई जो क्रांति की शुरुआत जो है मानी जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ये लुई 16वां इंपॉर्टेंट है, जो सन मैं बोलती हूँ उनको अंडरलाइन किया करो, और जो शासक जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको भी आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। तो 1774 में बूर्बो राजवंश का जो लुई 16वां था फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और इसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसने राजगद्दी पर बैठा था उस समय उसका जो राजकोष था, जो खजाना था, वो उस समय खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। एक तो वह शासक बन रहा है और शासक बनने के बाद में जब वह देखता है कि उसका जो राजकोष है वह खाली है, ठीक है, और अभी लंबे समय तक जो है युद्ध भी चले आ रहे थे, तो उस समय जो है वित्तीय संसाधन जो थे, जो धन से रिलेटेड जो भी संसाधन होते हैं वह उसके पास में नष्ट हो चुके थे। अब एक वो शासक हैं, वर्साई के विशाल महल में रहता है, इतनी शानो शौकत है, अब वो अपनी जो शासक वाली जो होती हैं, एक रोब होता है शासक वाला कि मैं एक राजा हूँ, एक शासक हूँ, तो उसकी जो सुख सुविधाएं हैं वह सब भी चीज़ें को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। उसकी जो शान है, उसकी शौकत है, उसको बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। अब जब ये बनाए रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जब उसका राजकोष ही खाली है, तब उसने क्या किया, उस शानो शौकत और सब जो था उस पर फिजूल खर्ची का जो बोझ है वह भी जो है अलग से उस पर जो है आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, ठीक है। तो जब ये लुई 16वें का शासनकाल चल रहा था तो फ्रांस ने क्या किया था, तो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता की थी। उपनिवेश देखो क्या था उस समय, पहले जो था ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, तो ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता था, हर एक देश पर अपना आधिपत्य वो स्थापित कर लेते, अपना उपनिवेश जो अधिपति जो स्थापित करते थे। जैसे कि जो ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तो भारत पे उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, अधिकार बना लिया था।
तो जैसे ही उन्होंने अधिकार बनाया ना भारत पर, तो भारत क्या हो गया, इनका उपनिवेश हो गया। तो ऐसे ही ब्रिटेन ने 13 उपनिवेश बना रखे थे, 13 देशों पर कब्जा कर रखा था उन्होंने, अधिकार जमा रखा था उन्होंने। तो इस कारण से 13 उपनिवेश जो बना रखे थे ब्रिटेन के द्वारा, तो उन्होंने क्या था, फ्रांस ने क्या किया था, मदद की थी उन उपनिवेशों को आज़ाद कराने की जो ब्रिटेन के अधिकार में थे। ठीक है, और वो ब्रिटेन के अधिकार में जो 13 उपनिवेश थे वो अमेरिका के थे। तो जो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे, तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था। वो आज़ाद ऐसे ही तो होते नहीं है ना कुछ तो देना होता है, कुछ ना कुछ तो वित्तीय चीज़ें, वित्तीय सहायता दी होगी, तभी तो अमेरिका के 13 उपनिवेश जो हैं आज़ाद हुए थे उस समय। ठीक है, आगे देखो, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब कि ये ऐसे कारण थे कि एक तो उसका राजकोष खाली है, उसके खुद पे शान शौकत पर खर्च हो रहा है, वह अन्य देश के उपनिवेशों को आज़ाद करा रहा है। तब ऐसे क्या हो रहा है कि उस पे जो है जो कर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, सरकार ने कर्जदाता पर 10% ब्याज की मांग करने लगे, और ऊपर से उसका जो ब्याज था वह भी क्या हुआ, चढ़ने लगा फ्रांस पर। उस समय शासक था लुई 16, और लुई 16 के बारे में पढ़ रहे हैं, लुई 16 के शासनकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस के जो शासक था लुई 16, उसके समय में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका जो कर्ज किस कारण से बढ़ रहा है, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे कि सेना के रखरखाव, अब देखो खर्चे हमने पढ़े हैं इसकी शान शौकत पर, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश जो उसने आज़ाद करे उस पर, इसके अलावा जो सेना का रखरखाव करता है, राज दरबार, उसके सरकारी कार्यालय हैं, विश्वविद्यालय भी चलाने होते हैं, तो सारे फ्रांसीसी सरकार जो थी उसके करों में वृद्धि के लिए भी वो बाध्य हो गया। ये कदम भी नाकाफ़ी थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। ये ठीक से देखना आप, फ्रांसीसी सरकार करों की वृद्धि, देखो जब इस तरह से खर्चे सब बढ़ने लगते हैं ना, तो उन्होंने इसका दबाव जो है आम जो जनता थी उस पर डाला। और आम जनता पर कैसे डाला कि आम जनता जो टैक्स भरती थी, जो हम आज भी भरते हैं, तो वो टैक्स में बढ़ोतरी की है फ्रांसीसी सरकार ने। ठीक है, तो अब आगे देखो, उसने ये कदम उठाया था। 18वीं सदी में क्या हुआ था, फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था, 3 जो एस्टेट्स थे उसमें बटा था, और केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। अब देखो 3 एस्टेट्स थे, उसमें जो तीसरा वर्ग था आम जनता का, वही क्या करता था, तीसरा एस्टेट ही क्या करता था, लोग जनसाधारण के जो लोग थे वही कर देते थे। मतलब कि 3 में से जो तीसरा जो सामान्य था ना, जनसाधारण आम लोग, वही कर अदा करते थे। बाकी के जो 2 स्टेट्स थे वह जो है टैक्स नहीं भरते थे उस समय। ठीक है, ये इस तरह की जो है नाइंसाफ़ी हो रही थी आम जनता पर। सिर्फ टैक्स एक जनसाधारण भर रहा था, बाकी के 2 स्टेट्स थे वह नहीं भर रहे थे। ठीक है, आगे देखो, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। अब इस तरह से वर्ग डिवाइड हो रहे हैं, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था आ रही है। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। आपके चित्र 2 फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, ये इस तरह की फ्रांसीसी व्यवस्था को दर्शा रहा है। आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो एस्टेट्स, जो 3 एस्टेट्स जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाए हैं, 3 एस्टेट्स जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, इसमें प्रथम एस्टेट जो था पादरी वर्ग का था, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग का था, और तृतीय जो एस्टेट्स थे उसमें आपके बड़े व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग, जो कर्मचारी, वकील ये आते थे, किसान और कारीगर आते थे, छोटे किसान, और इस तरह से आता था। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना, ये डिवाइडेशन जो दे रखा है 3 एस्टेट्स का वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको। आगे देखो, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों के सामंती कर वसूल करता था।
किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब जो 3 एस्टेट्स जो हमने पढ़े हैं, तो ये क्या करता था, जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग से अपनी जो है कार्य करवाता था, उनकी अपने नीचे सेवा करवाता था। ठीक है, जो उच्च वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग जो पादरी वर्ग जो हम पढ़ रहे हैं, उनके नीचे जो ये किसान वर्ग था उनकी सेवा करता था, उनको सेवाएं देता था, खेती करना, सैन्य, सड़कों के निर्माण आदि। ठीक है, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद। अब देखो ये वाला जो कर है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, एक ये वाला याद करना है आपको, और ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इनको ये अंडरलाइन करना है। ये टाइथ, टाइल, ये कर जो दे रखे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन कौन से ये कर थे, ये आपको कर लर्न होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो कर है टाइथ, धार्मिक कर देते थे वो, ठीक है, के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर, एकदम मतलब कि प्रत्यक्ष कर मतलब कि आमने सामने से तुरंत जो कर लिया जाता था, मतलब कि बीच में कोई खाने वाला नहीं होता। प्रत्यक्ष कर मैं आपसे बोल सकती हूँ, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट लेते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्टली जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो थे नमक पर, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इनडायरेक्टली जो कर लगता है, डायरेक्टली कर था टाइल, और इनडायरेक्टली नमक पर, तंबाकू पर, इन सब चीज़ों पर लगता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। सारा राजकोष खाली हो गया, जो कर्ज बढ़ता जा रहे हैं, तो उन्होंने जो एक रास्ता अपनाया वो अपनाया करों में वृद्धि। और करों में वृद्धि से जो था, जो उच्च वर्ग जो था, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स का, वह तृतीय जो स्टेट था, जो जिसमें निम्न वर्ग के लोग थे, आम नागरिक थे, उनसे अधिकांश कर लिए जाने लगा। टाइथ और टाइल जैसे कर लिए जा रहे हैं, और इन करों की वृद्धि और बढ़ती जा रही है, जिससे जो आम नागरिक हैं उस निरंकुश शासक के प्रति उनके अंदर की जो है घृणा बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। और ये किस रूप लेता है इसके आगे की ओर, क्रांति की ओर, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें नए शब्द आपके दे रखे हैं जो अभी अभी आए हैं। लिवरे, जो फ्रांस की मुद्रा हम पढ़ चुके हैं। एस्टेट, समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी थी। ये श्रेणियाँ हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ी। पादरी वर्ग, जो आपको सभी को पता ही है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति को समूह है पादरी वर्ग। टाइथ, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। सीधे राज्य से अदा किया जाने वाला कर है टाइल। ठीक है, सीधे राज्य से, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट कर, तो सीधा राज्य जो है वह कर टाइल के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कर सीधे राज्य से अदा करता था। ठीक है, आगे देखो। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम था, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती हैं। अब देखो, एक तो इस किसानों पर सारा जो है भार कर का थोप दिया गया, और किसानों की ऐसी स्थिति नहीं रही है कि वह कर अदा कर सकें। ठीक है, सूखे के कारण उनका जीविका, खुद उनका जो जीवन है वो संकट में आने लगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है और लर्न करना है। जहाँ पे समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।